अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू द गुड मॉर्निंग पब्लिक। क्या हाल है नाज़रीन आपके, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं हम के खैर आफियत से होंगे। कल का दिन भी खैर आफियत से ही आपका गुजरा होगा और आज का भी आने वाला दिन जो आपका है वो खैर आफियत से ही गुजरेगा। नाज़रीन आपको पता है हमेशा से हम बात करते आ रहे हैं कि सियासी गर्मा गर्मी है और अरूज पकड़ती जा रही है। इस सियासी गर्मा गर्मी में मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो भी एक हीट भी पकड़ता जा रहा है। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत हुई है और जो कि वेबसाइट पर उनकी नशर भी की गई थी, उसके अंदर बात की गई थी डेफिनेटली। और उसके अंदर जो रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट के और जो उनके बड़े मज़ेदार किस्म के रिमार्क्स भी सामने आए हैं। ज़ाहिर सी बात है अब ये बात कहाँ पे पहुँच रही है और इस मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसका किस करवट बैठेगा, इस हवाले से भी बात करते चलेंगे। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल किया कल बिलावल भुट्टो ने, बड़ी मज़ेदार किस्म की बातें करते हैं वो और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें भी की। उन्होंने ये बात भी की कि अब मखसूस जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं उन्होंने कहा कि नैब और मईशत साथ नहीं चल सकती। उनकी जानिब से अपना उन्होंने मौक़िफ़ भी दिया। उन्होंने बताया कि नैब और मईशत क्यों साथ नहीं चल सकती, ब्यूरोक्रेसी जो है वो नैब के साथ चलना नहीं चाहती। और अब जो इन्होंने नैब का महकमा भी बनाया था, ये इदारा बनाया था, वो ख़ुद भी नहीं चाहते कि नैब अब चले। इस हवाले से भी बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून से सुलह हुई है या नहीं, ज़ाहिर सी बात है बजट के हवाले से थोड़ी से नाला थे पीपल्स पार्टी और उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। कौमी असम्बली में दोबारा उन्होंने इस मौजू को भी उठाया। उन्होंने बात की कि डेफिनेटली सबको बिठाकर बात करनी चाहिए थी और हमसे अगर मशवरा ले लिया जाता तो हम लोग अच्छा मज़ीद मशवरा देते। और टैक्स के हवाले से आपको पता है कि वो गरीब आवाम का जो है उसके ऊपर बहस है ही कि ये बजट जो है गरीब आवाम के लिए और बोझ है, चूँकि तनख्वाहदार तबके के लिए जो है टैक्स ज़्यादा कर दिया गया है। तो इस मद में ज़ाहिर सी बात है सबको तकलीफ़ तो होती है और ये बात हुई भी कि हमारी इजाज़त से बात नहीं की गई। इन सब को हम समाप्त करेंगे और इनसे अब बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं उसामा गाज़ी। उसामा वेलकम। मुझे हंसी इस बात पे आती है कि उसामा और मैं बहुत पुराने कलीग हैं और अब ज़ाहिर बात है अपने अपने फील्ड्स में आप बढ़ते हुए इंसान जब एक दूसरे को देखता है तो दिली खुशी होती है। उसामा आपके सामने है, मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी है। अब आपको क्या लगता है ये किस ऊंट करवट बैठेगा, मतलब लाइक क्या सिलसिला है, कहाँ तक जाएगा? क्या वाकई जो इसके हकदार हैं क्या वाकई उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी भी या नहीं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़े अरसे के बाद इस तरह हम स्क्रीन पर इकट्ठे हो रहे हैं जी। और बड़ा है। और आपने जब कहा फील्ड में आगे बढ़ते हो तो मैं डर गया, शायद आपने कहा कि बढ़ते तो कहीं आप आगे बढ़ते। और जो आपका सवाल है उस पर आते हैं। मखसूस नशिस्तों का मामला देखिए, पहले दिन लग रहा था कि तहरीके इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बड़ी मुश्किल में है और काजी फाइसा साहब के ताबड़तोड़ सवालात थे चीफ जस्टिस है वो कि जी आपको क्या जरूरत थी, आपने क्यों ज्वाइन किया था, साहब वालों को क्या काउंसिल में हमने लेकिन पार्टी तो नहीं की थी और इस तरह के सवाल तो लगा सारा कुछ पूरी तरह था। लेकिन फिर कल मामला बिल्कुल दूसरी था क्योंकि उसके बाद इलेक्शन से नजर आ रहा था या जो दीगर पार्टी इत्तेहादी पार्टी जिनको मखसूस पार्टी कि उनको किस तरह से मिल गई जी समझ आती है आईने के अंदर आप जज कराए होंगे उसके हिसाब से जिसने जितनी दी होंगी तो खास उनको उतनी अकलियत और खवातीन को दे दी है। लेकिन जो एक्स्ट्रा मिल गई है वो कैसे मिल गई, कोई जवाब समझ नहीं आ रहा है, नन जिन बातों को मिल गया। अब यहाँ से मामला जो और जो टर्निंग पॉइंट वो था कि ये बात सामने आई कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रजा साहब उन्होंने जो अपने कागजात उसमें वो सुन्नी इत्तेहाद के मेंबर के तौर पर जमा करवाए। तो अगर एक भी जनरल साहब के जिसके भी बात सामने आए, अगर एक भी जनरल शिस्त मिल जाती है जमात को इत्तेहाद कौंसिल को तो उसके बाद वो फिर बाद में ज़ाब्ता शामिल हो गए तो उनको जितनी भी लोग शामिल हुए मखसूस नशिस्तें को मिल सकती हैं। तो यहाँ से कम से कम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल / तहरीके इंसाफ का केस मजबूत हो गया कि अब इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता था जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को हम कैसे दे दें, उन्होंने तो कोई जनरल शिस्त नहीं जीती और तहरीके इंसाफ तो इलेक्शन बंदा ही कोई नहीं आया, वो तो सारे आजाद नहीं बातें तो जिस जमात का वजूद ही नहीं है हम ज़्यादा
ज्यादा दोनों को नहीं नजर आई। अब कम से कम एक बात ये नजर आ गई कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जनरल हामिद रजा अली की जीत कर, तो लिहाजा अब मखसूस तो जाती नजर आती है। ठीक है। अच्छा, आपके सामने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बड़ी बाज़गश्त रही और ऑब्वियसली उसकी आपकी बहुत ज़्यादा मुखालफत भी आपको सामने देखी। बाकायदा तौर पर यह भी कहा गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कि नहीं, ये वो वाले उस तरह के जिस तरह के पहले इंटेलिजेंस बेस थे ऑपरेशंस होते हैं उस तरह के नहीं हैं, किसी को नकल मकानी की ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी। उनको बड़ी वजाहतें देनी पड़ी इस चीज़ के लिए, लेकिन बिलाखिर वफाकी काबीना में ऑब्वियसली इसकी मंजूरी दे दी गई है। आपको लगता है कि मुतालबात इस मामले में ये भी है कि अगर आपने ये मनाना है या आपने मंजूरी और बाकायदा इसको अगर ऑपरेशन को करवाना है तो कौमी असम्बली में लेकर आएँ और उसके ऊपर बात हूँ, तो अगर इतने छोटे छोटे ऑपरेशंस के हवाले से भी इतने बड़े इकदाम करने पड़ते हैं, तो आपको लगता है कि सब एक ही पेज पर इस टाइम पर नज़र आ रहे हैं आपको? अभी तो लबीबा बहुत मुश्किलात हैं और मेरा ख्याल है चूंकि ये सब अचानक हुआ, इसकी अनाउंसमेंट अचानक हुई, काबीना में भी किया गया और फिर इसको कह दिया गया जी ये तो होने जा रहा है। अगर उसी वक्त कह देते कि इस लेवल पर फैसला हुआ है, अब इस पर आगे हम डिबेट करेंगे, पार्लियामेंट में लेकर आएंगे और उसके बाद फिर इस चीज को आगे देखा जाएगा, लेकिन चूंकि कह दिया गया होने जा रहा है और सब स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हैं, तो उसके बाद ही खदशात पैदा हो गए। फिर चूंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में वहां पर हमें नजर आती है, बॉर्डर एरिया नजर आता है और उसकी है अफगानिस्तान के साथ, वहां से ज्यादातर हो रही है। बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है अफगानिस्तान, लेकिन ज्यादा हम ये खैबर पख्तूनख्वा, तो वहाँ जितनी जमातें हैं, चाहे वो ANP है, चाहे जमात इस्लामी है, चाहे JUIF है मौलाना फजल रहमान साहब और इसके अलावा तहरीक इंसाफ, तो जितनी जमातें वहां पर ज्यादा स्टेक होल्डर नजर आती हैं, वोट बैंक ज्यादा नजर आता है, वो सब इकट्ठी हो गई कि जी हम तो नहीं ऑपरेशन होने देंगे, लोग तैयार नहीं है। तो देखिए, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन तो पहले से जारी है, कोई ऐसे नहीं है हमारे फौजी हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। आप रोजाना की बिना पर देखते हैं इंटेलिजेंस ऑपरेशन होता है, दहशतगर्दों का मुकाबला जाता है और उनको पकड़ा जाता है, कई मारे जाते हैं। इस तरह हमारे बहुत से इससे कभी भी किए गए हैं, जैसे वो ऑपरेशन ज़रबे अज़्म था, सारे इसी हवाले से हैं। इस टाइम पर आपने देखा है कि हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पर मुतहम्मिल नहीं हो सकता, दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा पनप रही है। लबीबा बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमने ये भी देखा है हर ऑपरेशन के बाद हमने फर्क देखा है, जितनी भी ऑपरेशन, चाहे वो बात से शुरू कर लेते हैं, उसके बाद देखिए क्या हालात स्वात में थे, रिट खत्म हो गई हुई थी गवर्नमेंट की। मुझे जहां तक याद है 2009 की शायद ये बात है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और उस वक्त शफात में इसकियानी साहब आर्मी चीफ होते थे। तो फिर जब हमने ऑपरेशन देखा, बहुत बड़ी तादाद में, शायद पाकिस्तान बनने के बाद सबसे बड़ी जो लोगों की नकल मकानी थी वो तब हुई थी, IDPs, इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्संस, शायद 20-30 लाख के अराउंड लोग थे, तो वो बहुत बड़ी नकल मकानी थी। इसी तरह हमने फिर दीगर जब देखा ये एजेंसीज, जो फाटा एजेंसी जिनको कहा जाता था, जो अब जम हो गई खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर भी हमने देखा, तो लोगों के खदशात इस वजह से थे कि शायद कोई ऐसा ऑपरेशन होने लगा है कि फिर हमें, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तो एक जारी है, तो फिर हमें सब लोगों को निकलना होगा, तो वो बड़ा उनके लिए मसला है, तो लोग कौन अपना घर छोड़कर जाने तैयार होता है। तो इसलिए फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये क्लैरिफिकेशन लानी पड़ी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, हम देखेंगे भी डिबेट और उसके बाद ये होगा, क्योंकि तो कोई भी नहीं कह सकता और ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, इसमें किसी की इजाजत की भी जरूरत नहीं है, यदि कहीं भी जुर्म होता है तो क्या पुलिस को इजाजत देगी? कहीं दहशतगर्दी हो रही है तो क्या हमारे दिफाई इदारे किसी इजाजत के यानी मुंतज़िर रहते हैं? ऐसा नहीं है, पूरी कौम इसमें इकट्ठे होना चाहिए। उसामा, कोई भी चेंज अच्छा नहीं समझता, ऑब्वियसली हर कोई इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, लेकिन ये कि ऑब्वियस उनकी एक जो रिजर्वेशंस थी उसको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़त्म किया। उन्होंने कहा है कि आप जहाँ पर हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर पहले बता के ही नकल मकानी या इधर उधर अदला बदला किया जाएगा। अच्छा उसामा, कल वफाकी कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो ने बहुत अहम बातें भी की और मज़े की बातें भी की। आपको पता है कि जिस तरह कि उनका अंदाज़े बयां है, नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा। और उन्होंने कहा कि जो महकमा बनाया था, जिन्होंने इदारा बनाया था उस नैब के हवाले से ही, वो भी अब चाहते हैं कि बंद हो जाए। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से उन्होंने बात की कि वो स्पेशली उसके साथ काम नहीं करना चाहते। तो ऑब्वियसली ये इंटरलिंक्ड हैं, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करेगी, पैसे नहीं निकालेगी, एहतसाब वाला मामला है। इस वजह से आपको क्या लगता है कि नैब बंद हो जाना चाहिए? वैसे गवर्नमेंट के जितने लोग हैं जो हुकूमत में आ चुके हैं, उनके लिए तो नैब कब का बंद हो चुका। अब देखिए, कोई केस तो बता दें।
अभी तो खबर आई थी कि जो मेगा करप्शन केसेस थे, मेगा करप्शन सबसे बड़े केसेस थे, अरब रुपए के 179 केसेस थे, वो आधे तो खत्म ही हो गए, बंद ही हो गए। और उनमें नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, दीगर लोग, चौधरी शुजात साहब जो इस गवर्नमेंट में है, वो सब फायदा उठा चुके हैं। अब अगर नैब कुछ कर भी रहा है, वो चाहे वो पानी चेयरमैन है, तहरीक इंसाफ के उनके खिलाफ होगा, या आपको इस तरह से कुछ चीजें नजर आएंगी। बाकी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल आया था, और अब हम सुन रहे हैं कि जनाब गंदम जो है ना एक्सपोर्ट कर दी जाए। यही हमारे साथ पहले हुआ, एक्सपोर्ट करो फिर इम्पोर्ट करो, इतनी इम्पोर्ट होगी जी, अब किसानों से नहीं खरीदनी। तब चीखते रहे कि जी, खुद कहा गया जी हम इसको देखेंगे, मियां नवाज शरीफ साहब भी बड़े गुस्से में है, इसको देखना चाहिए, कौन ये कर गया, जनाब इतनी गंदम पाली गई, क्या हुआ, और उसके बाद हमने कुछ नहीं देखा। तो नैब ने तो इस बारे में कुछ भी नहीं किया। इसमें अरबों रुपए का घपला है, कौन किसने इजाजत दी, बस कमेटी बनाई, वो चंद अफसरों को जनाब इधर उधर, वो जी मिट्टी पाव वाला काम। तो नैब प्रैक्टिकली तो गवर्नमेंट में जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, वो खत्म हो चुका। बताएं बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ कौन सा नैब जो है कार्रवाई कर रहा है? जरदारी साहब के खिलाफ को जी बंद कर दिए, या अगर कुछ था भी तो उसमें सदर बन गए हैं, तो लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह वापस आए, जिस तरह उनके केसेस खत्म हुए हैं, जिस तरह नैब ने कहा जी हमें कोई जरूरत नहीं, जिनमें कन्विक्शन सजा हो चुकी थी, तो उनके लिए खत्म हो गया है। बाकी बिलावल साहब, पीपल्स पार्टी जो है वो असल में सवार भी है, यानी हुकूमत के मजे इस लिहाज से कि जनाब जितनी मराद हो या जितने होते वो भी साथ रखने, लेकिन दिखाना भी है कि हम हुकूमत के खिलाफ है। exactly. बड़ा ही अवाम को कत्ल करने वाला है, लेकिन पास भी ये लोग करवाए। चीजें बिल्कुल बड़ी जबरदस्त होगी, लेकिन अमल इसके बिल्कुल दूसरी तरफ होगा। लेकिन उसामा ये भी तो देखें ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एहतसाब का इदारा तो आपका होना चाहिए, आपकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। अगर बिल्कुल ही ख़त्म कर दी जाए तो वो शुतर बे मुहार जैसी मिसाल सामने आना शुरू हो जाएगी। इसका नैब का मकसद ये था कि जितने भी इदारे थे करप्शन कंट्रोल करने के लिए, एंटी करप्शन है तो वो सूबाई हुकूमत के अंदर आता है, FIA है वो वफाकी हुकूमत के अंदर आता है, पुलिस जो है वो भी सूबाई हुकूमत के अंदर है। तो जब हुकूमत में कोई आ जाता है तो सब अंडर होते हैं, तो फिर एहतसाब कौन करेगा? ये हो सकता है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर और जिसके अंदर काबीना में जनाब वजीर दाखिला उसका एक हिस्सा है, और वजीर दाखिला तमाम इन एजेंसीज का बॉस है, तो वो कोई एजेंसी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकेगी? वो तो उसको ट्रांसफर करके इधर उधर फेंकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अभी तो ये भी हुकूमत सोच रही है कि हम ऐसी भी पावर्स 2 तारीख से मखसूस नशिस्तों के बाद ले लें, अगर हमें मिलती है, कि हम जजेस को भी ट्रांसफर कर सकें। तो इसीलिए नैब बनाया गया था कि इंडिपेंडेंट इदारा जिसको हटा नहीं सकते, अगर उसको हटाना पड़ेगा तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, जिस तरह किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो वहां पर जाना पड़ेगा। कोई आसान काम नहीं है, इंडिपेंडेंट है, उसके पास इंडिपेंडेंट पावर्स है, तो वो इदारा बनेगा। लेकिन इसमें ये सिर्फ और सिर्फ जो हुकूमत आती है उसने इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया, अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए कि जनाब तुम्हारे खिलाफ केस बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वहां से हमारी तबाही हो गई। जिस तरह हमने बाकी इदारों को तबाह होते देखा है पाकिस्तान में, बिल्कुल उस तरह से हुआ। और हम देखते हैं कि कोई भी इदारा ये जुर्रत ही नहीं कर सकता कि जनाब किसी ताकतवर पर हाथ डाले, और यही हमारे मुल्क की तबाही की असल वजह है कि $12.5 अरब बाहर सिर्फ दुबई एक शहर में, एक इलाके में हमारी शराफिया के मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, बाय द एंड ऑफ टाइम उसामा, ऑब्वियसली जो बेहतरी है वो पाकिस्तान में ही आएगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उसामा गाजी सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ हुआ एक वक्त ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज दुनिया भर में इज़दादे मनशात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, से नो टू ड्रग्स। ओके, इस पे हम बात करेंगे डेफिनेटली। आपको पता है कि ये जो नौजवान नस्ल है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गई है, और ऑब्वियसली ये बहुत एक लम्हा फ़िक्रिया है। कुछ मॉडर्नाइजेशन के नाम पर स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे जो हैं वो सामने अपने पेरेंट्स के भी होते हैं, और अगर पेरेंट्स की थोड़ी सी आपको पता है कि अगर डांट डपट भी हो तो वो बागी हो जाते हैं, छुप छुपा के कर लेते हैं। ये बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है और क्यों बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया हमारे अंदर, नशा क्यों कर रहे हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, साइकोलॉजिकली क्यों इस तरह से इस तरफ और इस डगर चल पड़ी है हमारी नस्ल भी, और बड़े भी ऑब्वियसली करते हैं। जहाँ जब बड़ों को देखते हैं तो बच्चे भी वैसे ही करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े कर रहे हों तो बच्चे भी कर रहे हों। तो ये फ़र्क क्या है, इसमें क्या है, इसके ऊपर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा शाहिद शेख, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा।
ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है, चूँकि ये आज दिन मनाया का मकसद भी एक है कि उसको पता चल जाए कि किस तरीके से क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो वाई इस तरफ पहुंचने के लिए भी एक दिमागी होता है। क्या आपको लगता है कि आपको इन्वायरमेंट ऐसा दे दिया जाता है, या आपके अगर पेरेंट्स में से कोई स्मोकर है, मतलब कोई देख के उसके साथ कर रहे होते हैं, और अगर इन अदर वर्ड्स हम देखें कि उनमें कोई नशा भी नहीं करा, पेरेंट कोई नशा भी नहीं करा, बच्चे इस लगे हुए हैं, सोसाइटी का असर है क्या बेसिकली आप देखती हैं? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर अ वेरी गुड टॉपिक। अब अगर आपने सवाल भी बहुत अच्छा पूछा है कि लोग क्यों उस तरफ जाते हैं, इसमें एक नंबर 1 चीज़ ये देखनी है कि जो इंसान है ना, उसमें एक एडवेंचर स्ट्रीक होती है। वो चाहता है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ से हट के कुछ करे। जो जिस तरह बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसमें बहुत से हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, उसकी बॉडी में, उसके दिमाग में, नफ्सियात में चेंजेस आ रहे होते हैं। तो वहाँ पर कुछ हट के करने की ख्वाहिश हर बच्चे में पैदा होती है। और वहाँ पर एक चीज़ जो कि नशा है, एडिक्शन है या ड्रग्स का इस्तेमाल है, वो इसके अंदर हाईलाइटेड है हर तरह की सोसाइटी के अंदर मोस्टली, क्योंकि कहा जाता है कि ये आपको एक डिफरेंट टाइप का एक एनवायरनमेंट देगी, ये आपको रिलैक्स करेगी, ये आपको एक अच्छी एडवेंचरस स्ट्रीक के अंदर, पोजीशन के अंदर ले जाएगी, जिसकी वजह से बच्चे अक्सर का जो कि अभी यंगस्टर्स होते हैं, अभी एडल्टहुड लाइफ तक नहीं पहुँचे होते, तो वो सिर्फ चेक करने के लिए, थ्रिल सीकिंग के लिए इसको चेक कर लेते हैं और इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, अगर पेरेंट्स की उनके ऊपर खातिर ख्वाह नज़र नहीं है, तो वहाँ पर वो बच्चा एडिक्शन में जा सकता है, जो कि आजकल हमारे माशरे में बहुत देखने में आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ड्रग्स अवेलेबल होना शुरू हो गए हैं, लेकिन इनके बारे में आगाही नहीं है, नॉलेज नहीं है कि इसके क्या असरात हैं, बुरे असरात क्या हैं, तो वहाँ पर बच्चे इस्तेमाल तो करना शुरू करते हैं, लेकिन इवेंचुअली या तो उनकी एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं या उनको बॉडी के या जहनी मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एनवायरनमेंट कितना इसके अंदर ऑब्वियसली कैलकुलेट करती है चीज़ें, कि आपका एनवायरनमेंट ऐसा हो, बच्चों को आप ज़्यादा सख्ती भी नहीं कर सकते आजकल की जेन जी के ऊपर, एग्जैक्टली आप उनको नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने स्टबन हो चुके हुए हैं कि वो बात नहीं सुनते, और आपको क्या पता कि आपको नहीं, आपने क्या देखा, ये वो इस तरह करके आपको वैसे भी जो पेरेंट्स को वो चला के इधर से उधर चले जाते हैं। प्लस सोशल मीडिया कितना इसके लिए आप इफेक्टेड है, आप लगता है कि और कौन से ज़्यादातर आप बच्चों को देखते हैं कि जो ड्रग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ अरसे मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखी है, जब से जो नेटफ्लिक्स और टर्किशन बाकी मीडिया आया है, तो वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा मैथ और जो वेप्स हैं या वीड का इस्तेमाल जो है उनकी सीरीज़ में भी, मूवीज़ में भी दिखाया जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा वो सीरीज़ या मूवीज़ देख रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया। फिर वेस्टर्न साइड के ऊपर बहुत से ड्रग्स को अब लीगलाइज किया जा रहा है, तो जिन बच्चों को या जिन लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्रमोट करना या उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वही लोग अब मोस्टली वो लोग हैं जो कि यहाँ पर भी, पाकिस्तान के अंदर भी ये ड्रग्स या ये नशा इस्तेमाल करना शुरू हो गए हुए हैं। अब अगर यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में नहीं है, तो वहाँ पर ये चीज़ जो है मकदार बढ़ती जा रही है, और जब यही बच्चा जब बड़ा होता जा रहा है तो इवेंचुअली वो एडल्टहुड में भी वो चीज़ इस्तेमाल कर रहा है। अब इसमें भी दो चीज़ें आती हैं कि एक बंदा उसका एडिक्ट हो जाए यानी नशे का आदी हो जाए, या एक बंदा ड्रग को ज़्यादा इस्तेमाल करे। इन बायोलॉजिकली स्पीकिंग इसमें हम कहते हैं कि दो थेरीज होती हैं, कुछ लोग नशे के आदी हो जाते हैं, कुछ लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो मकदार है वो बहुत कम है, मोस्टली लोग उसके आदी ही हो जाते हैं। तो अगर अभी नहीं होंगे तो लेट 20s में जाकर हो जाएंगे। यही लोग जब अपनी लेट 20s तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि अपनी पढ़ाई तो पूरी कर चुके होते हैं, लेकिन जब वो काम काज के अंदर जाते हैं, अपने बिजनेस, अपनी जॉब के अंदर जाते हैं, तब उनकी प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाती है। इसके अलावा यही वो एज है जब इन लोगों ने शादियां करनी है, रिलेशनशिप्स बनाने हैं, फैमिली स्टार्ट करनी है, जब उसका टाइम आता है तो वहाँ पर इश्यूज आने लग जाते हैं। तो मसला ये कि ड्रग्स जो हैं वो शुरू में तो अच्छे लगते हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता होते। कॉन्सिक्वेंसेज जो हम साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं वो देखते हैं कि फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ उनके क्या असरात हो रहे होते हैं। एक शख्स ड्रग कर रहा होता है, लेकिन उसकी वजह से सारी की सारी फैमिली जो होती है वो मुतासिर हो रही होती है। फिर हमारे मुल्क में क्योंकि स्मोकिंग जो है वो अभी भी बहुत कॉमन है, तो जिस घर में स्मोकिंग की जाएगी वहाँ पे बच्चा बड़ा इजीली उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, ये चीज़ बड़ी कॉमन है। और फिर अगर देखा जाए कि अगर सोसाइटी में ड्रग्स बहुत कॉमन है, आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे ड्रग्स की फरावानी है, वहाँ पे मिलना बहुत ईजी है, तो वहाँ पर भी बच्चे का ऑब्वियसली इसके अंदर स्लिप करना बड़ा
ईजी है, तो वो अगेन वो आगे जाके उसमें इशूज आने। लेकिन डॉक्टर साहब देखें ना, अब हम ये कहते हैं ना कि चलें आप अपने घर में ऐसा इन्वायरमेंट दें बच्चे को कि आप वो इस तरह की चीज़ें नहीं है, ठीक है, ओके फाइन, हम अपने बच्चों को बाउंड करके नहीं रख सकते हैं। आप ऑब्वियसली वो पढ़ने जाते हैं, इंस्टीट्यूट में है, वहाँ आप देखें इतना ज़्यादा ड्रग के हवाले से, वेपिंग की आपने बात की, वेपिंग आए दिन बच्चों के कोई ना कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। मैंने रिसेंटली एक वाक़या भी देखा था, मेरी एक फ्रेंड है, उनकी भाई की शिकायत आई, वीलो के वो एक पाउचेस छोटे से आ गए, अवेलेबिलिटी है वो, उसके हवाले से उस पर वो कर रहे हैं, वेपिंग के लिए कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने ये कहा है, मतलब लाइक वो वीड शीट, ये बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है, ओके, हम लोगों ने घर में ऐसा इन्वायरमेंट दे दिया, इंस्टीट्यूट्स में जाकर बच्चे अपने बैठते हैं, शुगल में करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए अब एडिक्ट हो जाते हैं। वो इंस्टीट्यूट्स वालों को क्या चाहिए कि वो किस तरह से करें, और फिर आप अपने बच्चों को किस तरह से बाउंड कर सकते हैं, सबसे बड़ी और बेसिक बात ये है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने वाली कि जो बच्चे हैं ना वो पीयर प्रेशर का शिकार होते हैं बहुत ज़्यादा। पीयर प्रेशर से मुराद है कि उन्हीं की उम्र के जो बच्चे उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, उसमें नशा भी आएगा, उसमें प्यारे लगना भी आएगा कि हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, उसमें पैसे की शो ऑफ, उसमें अच्छे ग्रेड्स लेना भी आएगा अगर आपके अच्छा पीयर प्रेशर है। लेकिन मोस्टली देखा गया कि इस एज के अंदर यंग जो बच्चे बालिग हो रहे होते हैं अभी, वहाँ पर पीयर प्रेशर जो होता है वो दूसरों के सामने अच्छा बनने का या अच्छा प्रेजेंटेबल बनने का होता है। तो उसके अंदर एक चीज़ जो है वो नशा है, बिकॉज नशा जो है वो काइंड ऑफ कूल करने वाले को कहलाता है, और वो बच्चे कूल नजर आते हैं, यो बच्चे नजर आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये चीज़ बड़ी कॉमन होती जा रही है। वीड और जो वेप हैं, ये दोनों चीज़ें अनफॉर्चुनेटली 12, 13, 14 साल की उम्र के बच्चे हैं उनके अंदर भी बहुत कॉमन होती जा रही हैं। तो यहाँ पर स्कूल की सतह पर जो गाही की मुहिम या एजुकेशनल लेक्चर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चों को आपको प्रॉपर स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी कि इसके साथ आपके साथ ये इशू आ रहे हैं। आपने जिसना वीलो का यहाँ जो आपने निकोटिन पाउचेस का जिक्र किया है, निकोटिन पाउचेस जो हैं पिछले 2 साल में बहुत फेमस हुए हैं कि यदि अगर आप टबैको छोड़ना चाह रहे हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर लें, ये इनमें इससे कुछ नहीं होता, आप इसको चबा लें या आप इसको साथ में बाजू पे लगा लें, डिफरेंट टाइप के आते हैं। अब जो अनफॉर्चुनेटली ये ज्ञान, क्योंकि चीज़ें वो हैं जो अभी आई हैं, उस पर बहुत रिसर्चेज नहीं हुई। तो मैं थोड़े दिनों पहले ही एक डॉक्यूमेंट्री और पेपर पढ़ रही थी जिस पर लिखा हुआ था कि लोग इसमें भी एडिक्शन का शिकार हो गए हैं। वो लोग क्योंकि एक पाउच रखना होता है, वो मल्टीपल पाउचेस रख लेते हैं एंड देयर ऑलवेज काइंड ऑफ हाई, और किक में होते हैं वो, तो उसकी भी एडिक्शन आना शुरू होगी, और बहुत से केसेस के अंदर वहाँ पर हार्ट के इश्यूज भी आना शुरू हो गए। सो अगर आप सोसाइटी में एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराते जा रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता, हुकूमत की सतह के ऊपर, एजुकेशनल सतह के ऊपर उसका कोई आप कहते हैं कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, तो उसका गलत इस्तेमाल होता है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली देखा जाता है कि जब अगर कोई स्ट्रेस्ड आउट हो बच्चा, या मतलब कोई भी पेशेंट या बहुत ज़्यादा किसी जहनी तनाव का शिकार हो, तो हम उसे कहते हैं कि चलें साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। तो ये ट्रेंड है, कहते हैं कि मैं पागल थोड़ी ना हूँ तो मैं जाऊँ यार इस तरह से। अब जिस तरह अगर कोई बच्चा इस तरह से एडिक्ट हो जाता है या कोई भी हो जाता है, तो बाहर के ऑब्वियसली रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, हम लोग अभी भी इन चीज़ों को लेकर मैं उससे इंटरलिंक करने हैं कि रिहैबिलिटेशन में जाना है, इतना बड़ा एक बहुत बड़ा एक बना देते हैं कि ना कि पता नहीं क्या ही हो गया है, जिस तरह हम पागल नहीं हैं तो हम नशा नहीं है ये कह के इसीलिए कहीं लेकर नहीं जाते। देखिए ये इसके ऊपर भी अवेयरनेस होनी चाहिए। अब अगर नहीं लेकर जाते तो उसके लिए किस तरह से, ये भी आप समझती हैं ऑप्शंस क्या हैं पेरेंट्स के पास कि बंदा कहाँ लेकर जाए, उनको इस तरह से क्या करे? अच्छा, अब एडिक्शन जो है ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीस्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, बहुत ट्रिकी डिसऑर्डर है ये। जो बंदा इसमें मुलव्वस होता है वो खुद भी दूसरों को ट्रिक कर रहा होता है। इट इज़ द रीज़न कि जो लोग नशेई होते हैं, नशे के आदी होते हैं, उनकी फैमिलीज बहुत सफ़र कर रही होती हैं, कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली भी उनको स्ट्रेन डाल रहे होते हैं, इमोशनल स्ट्रेन तो डाल ही रहे होते हैं। जब आप एडिक्शन में किसी भी तरह के नशे में जाएंगे जो कि थोड़ा सा भी तेज़ है फ़र्ज़ करें, तो वहाँ पे आपका जो दिमागी जो आपके अंसर हैं वो मुतासर लाजमी होते हैं। उसमें गुस्सा, उसमें बदतमीज़ी, उसमें मूड का बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। अच्छा, अगर इसके अलावा इवेंचुअली क्योंकि बहुत से जो लोग नशा कर रहे होते हैं, उनके पास पैसों के बहुत ज़्यादा ज़राए नहीं होते, तो पेरेंट्स या फैमिली से ही वो किसी तरीके से कैटर कर रहे होते हैं, फैमिली मुतासर हो रही होती है, ये चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पर ऐसे केसेस के अंदर इनको लाजमी रिहैब में भेजना पड़ता है, इसके अलावा चारा कोई नहीं है। जब तक उनकी बॉडी और उनका ब्रेन क्लीन नहीं होगा, वो एक प्रॉपर शहरी के तौर पे सोसाइटी में शामिल नहीं हो सकते। इसलिए इन जगहों पर तो रिहैब में भेजना पड़ता है, जहाँ पर अब एक बिकॉज आपकी बॉडी की नीड हो जाती है इस वजह से, या आपके पास इस तरह के पेशेंट्स भी आते हैं कि आप उनको मोटिवेट कर लें या उनकी साइकोलॉजिकली आप ट्रीटमेंट करने के बाद भी आप उनको रोक सकते हैं?
लेकिन एडिक्शन में ना हर क्लाइंट ये कहता है, हर पेशेंट ये कहता है कि मैं नशा कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन नशा उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ओके वो कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता इसको, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो इवेंचुअली अगर आपकी बॉडी को उसकी इल्लत हो गई है, अगर नशे में चली गई है, तो उस बॉडी को क्लीन होना ज़रूरी है। उसके लिए थोड़ा सा एक प्रोसीजर होता है, उसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, जो कि अस्पताल में किया जाता है। उसमें कुछ घंटे या कुछ दिन लग सकते हैं, 1-2 दिन लग सकते हैं। तो डिटॉक्सिफाई का प्रोसेस होता है। उसके बाद रिहैबिलिटेशन होती है। रिहैबिलिटेशन में साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट मिल के उनकी साइकोलॉजिकल और वेलबींग के ऊपर काम करते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर काम करते हैं। मोस्टली रिहैब में उन लोगों को जाना पड़ता है जिनका नशे का मसला बहुत ज़्यादा हो गया होता है, क्रॉनिक हो जाता है, जहाँ पे उनकी बॉडी को या उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक होता है, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह अल्कोहल बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, हैश इस्तेमाल करते हैं, चर्स जिसको कहा जाता है, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाती है, ब्रेन ख़राब होने लग जाता है। तो वहाँ पर ऑब्वियसली इनको रिहैब में हमें भेजना पड़ता है। बहुत से लोग जो कि नशा भी शुरू करते हैं, इनको पता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमें नज़र भी आ रहा है कि वो हेल्दी हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली वो फिर सिर्फ बगैर रिहैब के कितने परसेंटेज मरीज जो मिलते हैं वो ये कहते हैं कि हम अंडर प्रेशर हैं या आप समझें डिप्रेशन का शिकार हैं, इसलिए हम लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया, तो ये हमें ज़रा सूदिंग इफेक्ट दे रहा है? ऐसा नहीं, अब ये ना एक मिथ बनी हुई है कि जो नशा है ना वो हमें मुश्किलों से निकाल देगा। नशा मुश्किलों से कहीं नहीं निकालता, वो आपको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल नम कर देता है। तो मुश्किल तो उधर ही खड़ी होती है। एग्जैक्टली जब आपकी आंखें खुलती हैं तो मुश्किल और ज़्यादा हो रही होती है, तो फिर उसको कैटर करने के लिए वो और नशा कर लेते हैं, तो नशे की अमाउंट बढ़ती जाती है, आप एक प्रॉपर एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। सो जो लोग नशा करते हैं इवेंचुअली वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। शुरू में ये होगा कि उनके कोपिंग स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, यानी उनको अपने हालात से निपटना नहीं आता होगा, या वो लोगों को केटर नहीं कर सकेंगे। यानी कि ये प्रॉब्लम से भागने के लिए इस्तेमाल होता है, उससे फेस करने के लिए होता है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और इतनी ऑब्वियसली मज़े की टिप्स भी दी हैं, क्योंकि ऑब्वियस ये जो नौजवान नस्ल है इसको ठीक होना ही है, क्योंकि ये हमारी नस्ल है। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक का वक्त हुआ है। वेलकम बैक नाजरीन। क्रिकेट के हवाले से बात ना की जाए तो लगता है कि शो अधूरा अधूरा सा है। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। ऑब्वियसली सेमीफाइनलिस्ट हमारे पास आ चुके हैं। साउथ अफ्रीका है, अफगानिस्तान है, इंग्लैंड है और इंडिया है। जनाब, इस सेमीफाइनलिस्ट में आगे फाइनल कौन खेलेगा, किस तरह की कारकर्दगी है, ऑब्वियसली हमारे पास हमारे एनालिस्ट मौजूद हैं। एहसन हकानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एहसन फॉर योर टाइम। एहसन, आपके पास सेमीफाइनलिस्ट आ चुके हैं, 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं। आप बताएं, आपको कौन लगता है ज़्यादा तगड़ी टीम है, किसका ज़्यादा अच्छा मुकाबला होने वाला है और कौन फाइनल में जाएगा? वेल, गुड मॉर्निंग पब्लिक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बात की जाए फाइनलिस्ट की एंड सेमीफाइनलिस्ट की, पहले तो हमारे पास कुछ एक जैसी टीम्स मौजूद हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छे मैचअप्स हुए हैं जब देखा जाए। साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान ने अपनी एक लेके चले हैं रिवायत ऑफ विनिंग एंड सरप्राइजिंग अस ऑल, वो हमने देखी। और राशिद खान जिस तरह ये टीम को लेके चल रहे हैं, एक बहुत ही जबरदस्त लीडर के तौर पे नजर आ रहे हैं। एक चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा वो ये है कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो उभर के आ रही है और वन ऑफ द बेस्ट इन T20 अभी देखी जा रही है अलॉन्ग विद इंडिया फ्रॉम साउथ एशिया रीजन। लेकिन इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि शुरुआत पाकिस्तान से हुई थी। अफगान चीताज के नाम से इन्होंने शुरुआत की थी और T20 के अंदर जो फैसल कप होता था वहां से इन्होंने शुरुआत की थी। अगर देखा जाए तो शहजाद हमारे पास खेलते थे, हमारे पास नबी खेलते थे। इंजमामुल हक ने जो है फजल हक फारूकी को दरियाफ्त किया था, जो कि इस वक्त जो है टॉप विकेट टेकर हैं। इसके अलावा राशिद खान को अगर कहें तो इंजमामुल हक ने दरियाफ्त किया था। उमर गुल जो है वो इनके कोच रह चुके हैं। तो जब ये बात करते हैं अफगानिस्तान की तो ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। दूसरी जानिब आपके पास साउथ अफ्रीका की टीम है। साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो भी बहुत स्ट्रगल करके आ रही है। हमेशा कहा जाता है कि प्रोटियर्स जो हैं वो चोकर्स हैं, लेकिन इस बार हमें लग रहा है कि क्या पता अफगानिस्तान या प्रोटियस, द साउथ अफ्रीकन टीम, वो लेके चल सके आगे और हमें देखने को मिले एक नया चैंपियन। हर किसी को एक नया चैंपियन चाहिए। जितने भी क्रिकेट फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, देयर ईगरली अवेटिंग कि हमारे पास एक नया चैंपियन आए। दूसरी जानिब आपके पास इंग्लैंड की टीम है और इंडिया की टीम है। बहुत ही परफेक्ट टीम है इंडिया की अगर देखा जाए। आपके पास बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, एवरी कॉम्बिनेशन इज राइट। इंग्लैंड की टीम ऑन द अदर हैंड हैज बीन स्ट्रगलिंग। अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम के अगर की विकेट टेकर्स हैं तो आपके पास आदिल रशीद है, उसके बाद आपके पास मोइन अली है जो कि इतना चल नहीं पा रहे, जोनी बेस्टो जो है वो बैटिंग में इतना चल नहीं पा रहे, जो रूट की कमी दिख रही है वहां पे। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास आपके पास रोहित शर्मा है, विराट कोहली इस बार नहीं चल पाए, लेकिन हार्दिक पांड्या आपके पास एक ऐसी की विकेट है जो कि चल रहे हैं। बॉलर्स में देखा जाए तो उनके पास
विकेट कीपर बैट्समैन के अंदर ऋषभ पंत हैं, बॉलर्स के अंदर उनके पास कुलदीप यादव हैं जो कि की विकेट टेकर हैं उनके, उसके अलावा उनके पास रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल भी हैं, तो एक ऑलराउंड टीम है उनके पास। फिर पेसर्स की बात की जाए तो बुमराह है उनके पास जो कि की विकेट टेकर हैं उनके। और अगर देखा जाए ऑल ओवर पूरी की पूरी जो इंडिया की टीम है दैट इज पिच टू बी द फेवरेट, लेकिन आई वुडंट वांट देम टू सी विनिंग द वर्ल्ड कप। आई वुड रादर लाइक देम टू विन समथिंग एल्स बट द वर्ल्ड कप। हम चाहते हैं कि भाई साउथ अफ्रीका या अफगानिस्तान में से कोई आगे जाए और कोई एक नया हमें चैंपियन देखने को मिले T20 में। जहां तक पाकिस्तान के हवाले से अच्छा, इंडिविजुअली बेसिस पर हम हर टीम के हवाले से बात कर लें। अफगानिस्तान ने नो डाउट बहुत एफर्ट भी की है और उनकी नज़र भी आई है, और ये भी कहा गया कि उसने हर एक टीम के साथ खेलने से पहले स्ट्रैटेजी अपनाई और देखा कि ये टीम कैसे खेलती है, और मेरे ख्याल से इस वजह से वो अभी इस टाइम पर सेमीफाइनलिस्ट है। आपको क्या लगता है कि उसकी कितनी मेहनत थी यहाँ तक पहुँचने के लिए? मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मेहनत की है। They've gelled up as a team। एक ऐसी टीम जो कि आपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बनाई है, आपने ओवरनाइट ये टीम नहीं बनाई। उनमें एका है जो कि आपको बहुत सारी टीम्स इंक्लूडिंग पाकिस्तानी टीम उसमें नहीं दिखा। गैरी कर्स्टन ने बोला कि पाकिस्तान की टीम में हमें एका नहीं दिखा। राशिद खान एक ऐसी शख्सियत है जो कि बहुत सारी डिफरेंट लीग्स भी खेलते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम को ऐसा जलबैक किया कि उन्होंने सबसे पहले न्यूजीलैंड को हराया, और फिर जब मौका आया तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, और फिर कल के मैच में जो उन्होंने बंगालियों को हराया वो एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर दिया द वेरी फर्स्ट टाइम। और अगर देखा जाए तो राशिद खान हिमसेल्फ टुक अ 4 विकेट होल। अब ऐसी टीम बना दी है इन्होंने कि अगर गुरबाज जो टॉप रन स्कोरर हैं, रहमतुल्लाह गुरबाज, वो ना चलें तो जदरान चल जाते हैं, जदरान ना चलें तो उमर जई चल जाते हैं। इनकी टीम में डेप्थ आ गई है एकदम से। नबी जो है इनके की परफॉर्मर थे, वो आजकल चल नहीं रहे, लेकिन उसकी जो बॉलिंग साइड है अफगानिस्तान की उसने पूरा कवर कर लिया है। फजल हक फारूकी आपके पास हैं टॉप विकेट टेकर, नवीनुल हक आपके पास हैं जो पेसर्स हैं, फिर नूर अहमद हैं आपके पास जो कि रिफ्लेक्शन है पूरा राशिद खान का, उनका एक्शन भी पूरा राशिद खान का है। तो जस्ट इमेजिन राशिद खान दो तरफ से जब बॉल कर रहे होंगे और 4-4 विकेट उन्होंने ली हुई होंगी विद सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, और जिस तरह वो गूगलीज करते हैं, नो बैट्समैन इन द वर्ल्ड कैन पिक हिम। अच्छा, लेकिन ऐसा आप ये भी देखें ना कि इस T20 में बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा सारा ये खेल रहा है और अनएक्सपेक्टेड ही चीज़ें होती आई हैं। अभी हम जिस तरह अफगानिस्तान के हवाले से बात करें, अफगानिस्तान बिल्कुल एकदम अच्छी खासी टीम उभर कर आई है। USA से हम हारे, ऑब्वियसली वो भी हमारे लिए एक बड़ा सेटबैक था। अपने बारे में बात तो ऑब्वियसली हम करते हैं, देखें हमारी टीम है, हम हमेशा से सपोर्ट करेंगे और करते ही आएंगे। पिचेस के हवाले से जो भी प्रॉब्लम था, अंडर प्रेशर थे, व्हाट एवर द रीज़न वाज, अदरवाइज़ अभी ये जो अनप्रेडिक्टेबल सी और अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हैं, आपको लग रहा है कि साउथ अफ्रीका, और ये आपकी विश है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब ये चारों टीमें सेमीफाइनलिस्ट ऑब्वियसली हो गई हैं, अपना पुट इन नहीं डालेंगी, अपना एफर्ट नहीं डालेंगी, अफगानिस्तान को तो आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं क्योंकि जिस तरह से वो बैठी है, अपनी घात उसने बिठाई है, वो आगे जाती नज़र आ रही है। साउथ अफ्रीका, व्हाई नॉट इंडिया? ऑल फॉर इंडिया व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टैट्स। जब आप बात करेंगे ऑन पेपर तो इंडिया तो फेवरेट्स हैं, लेकिन एज क्रिकेटिंग फैंस एक ना एक टीम ने तो आगे जाना है जो पहले कभी फाइनल में नहीं पहुंची, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। अगर बात करते हैं टूर्नामेंट की, शुरू से टूर्नामेंट की बात करते हैं, द फर्स्ट फेज ऑफ द टूर्नामेंट दैट वाज इन USA। पाकिस्तान के सारे मैचेस अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में थे। अमेरिका में उन्होंने पिचेस मंगाई थी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अच्छी बैटिंग पिचेस होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्लोरिडा में तो कोई मैच खेला नहीं गया, वो रेन अफेक्टेड हो गई। टेक्सास के अंदर जो मैचेस खेले गए थे उसके अंदर एक ही मैच हमने देखा जो कि हाई स्कोरिंग था, वो USA वर्सेस कनाडा था। अमेरिका की टीम के लिए बहुत सारे प्रेजेस हैं मेरे पास, जिस तरह वो उभर के आई है, सुपर 8 के अंदर पहुंची, पाकिस्तान को हराया और अब 2026 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो वो भी ऐसे मेकशिफ्ट प्लेयर्स के साथ आई जो कि कोई ऑरेकल के अंदर इंजीनियर था, तो दूसरा जो है मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा होगा, लेकिन ऐसे प्लेयर्स थे जिनके अंदर आपको पैशन दिखा। ठीक है, ऐसे नकानी आपके ऑब्वियसली आपका जो एनालिस्ट आप करते हैं बहुत अच्छा लगता है, हम सब तक पहुंचाया, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ गया है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में शामिल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।